हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं यहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के कंबाइंड क्वेश्चंस। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए लाइव चैट में। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है प्रलयगतः में प्रयुक्त समास कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए, ये बता रखा है कि तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सी विभक्ति का तत्पुरुष है, ये प्रथम, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया या पंचमी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक चिन्ह होगा को। गुरोह शब्द में विभक्ति और वचन है कौन सा। पंचमी एक वचन, तृतीय एक वचन, षष्ठी एक वचन या फिर ए एंड सी दोनों। गुरु का जो है ये आपका बनता है उकारांत पुल्लिंग शब्द। जिन लोगों को ईजिली याद नहीं होते हैं शब्द रूप वगैरह, उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अलग से प्रॉपर वीडियोस अलग अलग बनाई है, अकारांत, इकारांत, उकारांत, हर तरह की। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको ईजिली याद होने लगेगा। बाकी थोड़ा तो आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा संस्कृत वाली। चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए फिलहाल जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी दोनों, मतलब पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन दोनों में ही जो है गुरो बनता है। ठीक है, गुरोह। अगला प्रश्न है आपका नदीभ्य। इस शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है। चतुर्थी एक वचन, तृतीया बहुवचन, पंचमी बहुवचन या सप्तमी एक वचन। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका पंचमी बहुवचन। ठीक है, और भ्यः लगा रहता है सभी में, लग सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि आप कोई भी रूप बनाते हैं तो लास्ट में भ्यः करके पंचमी बहुवचन में आता है। नवति ही शब्द संख्या जो है वो किस चीज़ का बोधक है। 9 का, 90 का, 99 का या फिर 19 का। नवति ही देख लीजिए, तो ये जो है 90 का बोधक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है और ये आपके सिलेबस में है। बीतरा पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है। पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया। ऑप्शन नंबर सही होता है ए, पंचमी। जितने भी लोगों ने गेस किया था ए सही है। ये तो सबको पता होगा, बहुत फेमस है। गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है। शूद्रक, बाणभट्ट, जयदेव या दंडी। और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। बिल्कुल। दंडी किस रीति के लेखक हैं। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी या इनमें से कोई नहीं। बनता है तो ठीक, नहीं तुक्का एक लगा दीजिए गेस करके। और यहाँ पे प्रश्न के लिए उत्तर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, वैदर्भी। व्यंजन संधि का भेद नहीं है क्या। स्तुत्व, चरत्व, जसत्व या फिर यण। जो व्यंजन संधि नहीं हो, मतलब कि स्वर संधि या विसर्ग संधि में से कुछ हो। तो बिल्कुल यण संधि जो है ये आपकी स्वर संधि है, तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। जी धातु में एक प्रत्यय का योग करने पर क्या रूप बनेगा। जितः, जितवती, जितवत, उक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बनेगा। और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका सुपर टेट में 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि जिसमें एक प्रत्यय, एक शब्द दिया गया था और उसमें प्रत्यय कौन सा लगेगा ये पूछा गया था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि नॉर्मल ऊपरी तौर पे पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें हम ऊपरी तौर पे पढ़ लेते हैं कि इसमें ये शेष बचता है, इसमें ये शेष बचता है, लेकिन उसके रूप भी चलते हैं। ठीक है, तो रूप चलने के बाद जो है उसका रूप अलग अलग चेंज होता रहता है। तो कई बार ये होता है, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था यही चीज़ हुई थी कि रूप दे दिया एक में, तो प्रत्यय तो उसमें वही है जो उसमें लगना हो चाहिए, जो हम लोग ऊपरी तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन अंत में उसका जो है वो वैसा नहीं रहता जैसा हम ऊपरी तौर पे पढ़े रहते हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा प्रत्यय को डीप पढ़ के जाना है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डीप क्वेश्चन आ चुके हैं प्रत्यय से सुपर टेट में। इस बार मैं थ्योरी में आपको डीप पढ़ाऊँगी इसका।
पिछली बार ऐसा नॉर्मल वे में पढ़ाया था एक ऊपरी तौर पे, और इस बार थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। बलरामा का पर्याय है क्या? हलधरा, अज्ञा, नरा, जीवा। बलराम, बहुत फेमस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हलधरा। नानी के आगे ननिहाल की बातें, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातें करना, अनुभवी व्यक्ति के आगे बेवकूफ़ी की बातें करना, अधिक ज्ञान वाले आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, या नानी के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत करना। अच्छा ऑप्शन है ना। चलिए फटाफट से गेस कर लीजिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, अधिक ज्ञान वाले इंसान के आगे अपने ज्ञान की मतलब बहुत ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा के तारीफ करना, ये इसका जो है सेंस हो जाता है। दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? दुर्गम, दुर्बल, दुर्दिन, दुलारा, जिसमें दुह उपसर्ग नहीं लगा है। तो दुलारा अपने आप में पूरा एक वर्ड है, इसका यूज़ नहीं हुआ है। किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं? दरिद्र, कंगाल, रंध्र, रक्षा। कंगाल, अकिंचन, धनवान, दरिद्र। दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन। धनवान, धनहीन, निर्धन, कंगाल। तो यहाँ पे जो रंग के सारे पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सी, दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन। सामासिक पद अष्टाध्यायी है, इसके विग्रह को चुनिए। अष्ट और अध्याय, 8 हैं जो अध्याय, 8 अध्यायों का समाहार, 8 है अध्याय। इसका जब आप विग्रह सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या बनना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा सही, 8 अध्यायों का समाहार कहलाएगा अष्टाध्यायी। लेखक कौन है अष्टाध्यायी के? मतलब सामासिक पद की बात नहीं कर रही हूँ, ग्रंथ की बात कर रही हूँ। कमेंट करिए फटाफट से। 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मांग कर खाना, सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला, दूसरों के भरोसे रहना, या सहयोग से काम आसानी से होना। 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सहयोग से काम आसानी से होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रभावी, निष्पक्ष, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। जो विलोम ना हो, ठीक है, निगेटिव में है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अप्रयुक्त जो है ये इसका सही आंसर हो जाता है। बाकी अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य ये सभी यूज किया जा सकता है विलोम के रूप में। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और सबको पता होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर जाता है श्लेष। अंग टूटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शरीर से अंग अलग होना, हड्डी टूटना, शारीरिक विकास होना, या थकावट से बदन में दर्द होना। उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, थकावट से बदन में दर्द होना, बिल्कुल सही। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अन्योक्ति। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जितने भी लोगों ने गेस किया बिल्कुल सही। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामा। उत्तर होता है आपका सही ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। आ जाते हैं अब थोड़ा सा इंग्लिश वाले पोर्शन में। तो पहले के 2 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स बताना है। विली अर्थ होता है इसका चालाक, होशियार, धूर्त जिसे कहते हैं, ठीक है। आपको इसका समानार्थी शब्द ही बताना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिंग। धूर्त वर्ड मैंने बोला इसकी मीनिंग के रूप में, और धूर्त के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंग्लिश वर्ड कनिंग ही होता है। नाउ
टैमरिटी। ओके, इसका आपको बताना है समानार्थी शब्द अगेन। शाब्दिक अर्थ इसका हो जाता है, क्योंकि एक नाउन वर्ड है, लेकिन इसका अर्थ होता है दुस्साहस, धृष्टता करना, या कह सकते हैं अविवेकी जो टाइप के जो इंसान होते हैं, अविवेक जिसको कह सकते हैं। ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वो हो जाता है ऑडेसिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऐसा व्यवहार जो रूड कहा जाए, जिस व्यवहार को जिसको हम कह सकें वो कहलाता है। ओके, इंस्पाइट। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है अपोजिट वर्ड, एंटोनीम। शाब्दिक अर्थ इसका होता है फीका, स्वादहीन, जिसमें स्वाद ना हो। उल्टा बताना है, मतलब जिसमें स्वाद हो। तो ऑप्शन नंबर सही जाता है डी, टेस्टी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलिंक्विश। तो यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है, ये एक वर्ब है, क्रिया है, किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना, त्याग कर देना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। देखिए, अभी मैं इसके शाब्दिक अर्थ बताती हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है गेस करना। एग्जाम में कोई नहीं बताएगा, एग्जाम में आप खुद से गेस करना है ना, तो आप जितने ज़्यादा वर्ड्स हो सकें याद किया करिए। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए, वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टिन्यू। छोड़ देना, और कॉन्टिन्यू मतलब जारी रखना, त्याग ना करना, किसी चीज़ का बनाए रखना एज इट इज़। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग गेस करनी है। चारों स्पेलिंग एक ही वर्ड की लिखने की कोशिश की गई है, पर स्पेलिंग एक ही की सही है। पहले में आपका डिसेंट्री की स्पेलिंग है आई गेस, जो कि एक्चुअली एक इन्फेक्शन होता है जिसमें डायरिया होता है, ठीक है, और ब्लड लॉस भी होता है। चलिए देख लेंगे इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है, इसकी जो सही स्पेलिंग हो जाती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन DYSENTERY। नेक्स्ट आप देख लीजिए, रेजुवेनेशन का यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। यहाँ पे मैं इसका मीनिंग भी बता दूँ कि किसी चीज़ को यंगर मतलब नया बनाए रखना, या लिवली जीवित बनाए रखना, ठीक है, यंग बनाए रखना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। पर इसकी सही स्पेलिंग जो है वो क्या है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाता है। REJUVENATION इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस। नेक्स्ट है आपके दो क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है अगेन सिनोनिम्स। वर्ड पावर जितनी हो सके स्ट्रॉन्ग करिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। पहले मैं इसके लिए अलग से क्लास लेती थी, डेली सुबह एक क्लास चला करती थी हमारी लर्निंग डोज के नाम से, जिसमें मैं आपको वर्ड्स, उसके एंटोनीम्स, सिनोनिम्स बताया करती थी। पर क्योंकि उसमें टाइम मुझे तैयार करने में बहुत लगता था, लेकिन और आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जाहिर सी बात है, कौन वर्ड मीनिंग पढ़ता है ना, लगता है कि बच्चों वाली चीज़ है, इस वजह से फिर मुझे वो मैंने बंद कर दिया। तो अब मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेट में ही इंक्लूड करके करा रही हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए देख लेंगे अब यहाँ पे आपका जो परमिटेड एक वर्ड यहाँ पे है, इसका अर्थ सबको पता है, किसी चीज़ की परमिशन होना, आज्ञा दे देना, इस सेंस में यूज़ होता है। आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, अलाउड, परमिशन दे देना, अलाउ कर देना। शॉकिंग, फटाफट से बताइए, शॉकिंग का मतलब पता है सबको, ये इतना नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है ना, जो भी मतलब कि हमें अचंभित कर दे, दहला दे, हर सेंस में यूज़ होता है। मेन थोड़ा निगेटिव में जाता जाता है, शॉक वर्ड निगेटिव में जाता है, निगेटिव में अचंभित करना। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अपेलिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ भी, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ भी होता है शॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है अगेन एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड। तो पहला जो वर्ड है वो है अनस्क्रूपुलस। इसका अर्थ होता है चरित्रहीन या अनैतिक, जिसे हम कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाता है। इसका अपोजिट होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑनेस्ट, ईमानदार। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो आपकी सारी बात मानता हो, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लिएंट नॉट कॉम्प्लीमेंट। ओके, अपोजिट बताइए, जो बात ना मानता हो, ना सुनता हो।
तो अनयाल्डिंग यहाँ पे जो है ये हो जाता है, यानी जो इनफ्लेक्सिबल होता है, जो बात ना सुने, आज्ञाकारी ना हो, स्वीकृत ना हो, नमनशील ना हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसका सही आंसर हो जाता है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।